हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक और क्लासिक हॉरर एंथोलॉजी सीरीज मॉन्स्टर्स। ये टीवी शो 1988 से 1991 तक टीवी पे चला था 3 सीजन्स के लिए और हर एक सीजन में 24 एपिसोड्स थे, यानी टोटल 72। तो हर सीजन को मैं 4 वीडियोस में कवर करूंगा, 6 एपिसोड्स पर वीडियो। आपको बता दूं ये शो टेल्स फ्रॉम द डार्क साइड शो से निकला है। उसी के प्रोड्यूसर रिचर्ड पी रूबेनस्टाइन ने इस शो को बनाया था, क्योंकि जहाँ टेल्स फ्रॉम द डार्क साइड में हॉरर के अलावा थ्रिलर, साईफाई और फैंटेसी स्टोरीज भी देखने को मिली थी, वहीं इस शो को स्ट्रिक्टली हॉरर बेस्ड रखा गया और फोकस था सिर्फ मॉन्स्टर्स के ऊपर। इसका थीम यह है कि एक मॉन्स्टर फैमिली हर रात साथ बैठकर अपना फेवरेट टीवी शो देखती है जिसका नाम है मॉन्स्टर्स। और जैसा कि नाम बता रहा है, हर एपिसोड में अलग मॉन्स्टर देखने को मिलता है, यानी ये सीरीज बहुत मजेदार होने वाली है बाकी जो एंथोलॉजी सीरीज अब तक इस चैनल पे आई है उन सब से हटके, क्योंकि हर एक एपिसोड में एक नया मॉन्स्टर देखने को मिलेगा नई कहानी के साथ। और मॉन्स्टर्स का लुक बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि इस शो में स्पेशल मेकअप इफेक्ट्स कंसल्टेंट थे डिक स्मिथ, जिन्होंने द एक्सॉर्सिस्ट में क्रांतिकारी इफेक्ट्स देकर पूरा सीन ही बदल दिया था। तो मेरे ख्याल से इतना इंट्रोडक्शन काफी है इसकी हाइप बनाने के लिए। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एपिसोड का नाम है द फीवर मैन। इसके राइटर है नील मार्शल स्टीवंस, जो कि 13 गोस्ट भी लिख चुके हैं। ये कहानी है मेसन नाम के आदमी की, जिसकी बेटी मिशेल बहुत ज्यादा बीमार है। काफी टाइम तक उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया हुआ था, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। इसलिए चिंता के मारे मेसन उसे लेके पहुंचा एक फीवर मैन के पास, यानी जो हीलिंग करके बीमारी दूर करता है उसके पास। मेसन के साथ उसका दोस्त जेम्स भी आया है, जो कि वही डॉक्टर है जिसके पास मिशेल का इलाज चल रहा था। और वो मेसन को यही समझा रहा है कि इस सब बकवास के चक्कर में मत पड़, हीलिंग जैसा कुछ नहीं होता, मिशेल को वापस हॉस्पिटल ले चल वरना उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। ये जो हीलर है इसने मजबूर इंसानों की तकलीफों का फायदा उठा के इतना पैसा छापा है, अब तू भी उनकी तरह अज्ञानी मत बन। और मेसन उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा, उल्टा उसे चले जाने के लिए बोल रहा है। बेटी को दिन ब दिन और ढलता देखकर हर तरफ से निराशा हाथ लगने के बाद पूरी तरह मजबूर होकर ही मेसन फीवर मैन के पास पहुंचा है। इसलिए अब वो किसी की कोई बात सुनना नहीं चाहता, उसे बस फीवर मैन का चमत्कार देखना है, जैसा कि लोग उसके बारे में बताते हैं, जो कि जेम्स के मुताबिक सब झूठ है। पर मेसन पहले ही अपनी वाइफ को खो चुका है, इसलिए अपनी बेटी को लेके बहुत ज्यादा डेस्परेट है। बेटी के लिए वो सब कुछ गंवाने को तैयार है। यार वो दरवाजे पे ही खड़े थे, क्योंकि फीवरमैन की असिस्टेंट मिसेस क्रोन बिना पेमेंट लिए किसी को भी अंदर नहीं आने देती, चाहे कोई दरवाजे पे मर ही क्यों ना रहा हो। मेसन ने उसे पैसे दिए जो कि उसने कम बता दिए, तो मेसन ने अपनी वाइफ की आखिरी निशानी उसके हाथ में पकड़ा दी, सोने की वेडिंग रिंग। पर वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हुई। मेसन उसके आगे बिलख रहा था, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो मेसन के मुंह पे दरवाजा बंद करने लगी, तब मेसन ने उसे अपने गले से उतारकर चांदी का क्रॉस दे दिया। उसके अलावा मेसन के पास कुछ बचा नहीं था, और अंधविश्वास के नाम पे जेम्स पैसा दे नहीं रहा था। वो तो अच्छा हुआ बुढ़िया इतने माल से राजी हो गई, वरना निराश होके बाहर से ही वापस लौटना पड़ जाता। जेम्स अंदर आके भी मेसन के साथ बहस कर रहा था कि ऐसा वो फीवरमैन क्या कर देगा जिससे मिशेल ठीक हो जाएगी। तो मिसेस क्रोन ने बताया कि उसके पास एक क्रिस्टल है जिससे फीवर को बॉडी के बाहर निकाल के उससे लड़के उसे खत्म करेगा। ऑब्वियसली जेम्स को ये कोरी बकवास लगी, पर मेसन का कहना था कि फीवरमैन कई सदियों से ये काम करते आ रहे हैं। मेरे दादाजी मुझे उनके बारे में बताया करते थे कि जब और कुछ काम नहीं करता था तब फीवरमैन अपने क्रिस्टल्स का यूज करके बीमारी को खत्म कर दिया करते थे। लेकिन जेम्स इस बात पे कैसे यकीन कर ले जब फीवरमैन दारू के नशे में झूमता हुआ उसके सामने आया। उसने अपना नाम बताया बॉयल, और वो कहीं से भी एक जिम्मेदार व्यक्ति तो नजर नहीं आ रहा था। जैसे नीचे आया, बुढ़िया ने एक पैग और बना के दे दिया उसे। मेसन बोला पहले या मेरी बेटी को ही देख ले। क्रिस्टल उसने गले में ही पहना हुआ था, जिसे एक हाथ में पकड़ लिया और दूसरे हाथ से मिशेल को स्कैन करके उसने बता दिया कि इसके अंदर तो बहुत ही गंदी बीमारी घुसी हुई है। बॉयल की बातें सुनकर जेम्स का खून बॉयल हो रहा था। वो अब भी मेसन को समझा रहा था कि मिशेल को वापस हॉस्पिटल लेकर चल, पर बॉयल को सीधी बात करने की आदत है, इसलिए उसने मेसन के मुंह पे ही बोल दिया कि अगर इस बच्ची को यहाँ से बाहर लेके जाओगे तो सीधा कब्रिस्तान लेके जाना पड़ेगा, इतनी बुरी बीमारी है इसके अंदर। जेम्स इस बात से भी भड़क गया और उसने बॉयल को धूल मिट्टी के बराबर बता दिया, पर बॉयल उसकी बातों को टाल रहा था। बॉयल के कहने पर मेसन मिशेल को नीचे बेसमेंट में ले गया, जिसके दरवाजे पर एक्स्ट्रा लोहे का गेट लगा रखा था सेफ्टी के लिए। मिशेल को उस गंदे से बेसमेंट में ले जाकर बेड पे बांध दिया। बॉयल आया नीचे और शराब लेकर। मेसन उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि हीलिंग कर दो, पर उसे पहले शराब पीनी थी। उसने उल्टा मेसन से ही माफी मंगवाई कि तूने मुझे टोका क्यों, ये बुरी बात है। तो जेम्स मेसन से बोला कि ये जानबूझकर हमारे साथ गेम्स खेल रहा है ताकि हम इसके सामने नाक रगड़े। पर बॉयल बोला कि मुझे बस रिस्पेक्ट चाहिए जैसे औरों को मिलती है।
उसने एक दो घूंट लगाए, फिर सबको ऊपर जाने के लिए बोल दिया क्योंकि वो अपना काम अकेले में करता है। जाते जाते जेम्स ने उससे पूछा कि अगर तू इलाज नहीं कर पाता तो क्या लिए हुए पैसे वापस करता है। तो बॉयल ने कहा कि मेरे काम में ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है, मेरे इलाज को काम करना ही पड़ता है क्योंकि जिस दिन मैं पहली बार फेल होऊंगा वो मेरा आखिरी बार होगा। जब मैं किसी बुखार से लड़ता हूँ तो मुझे उसे खत्म ही करना पड़ता है, वरना वो मरीज को तो लेके ही जाएगा, साथ में मुझे भी ले जाएगा। इसलिए इतनी फीस है, क्योंकि मेरे लिए किसी मरीज को अंदर लेने का मतलब है खुद मरीज बन जाना, उसके साथ अपनी जान भी लाइन पे लगा देना। जैसे इस बच्ची के अंदर बहुत ही बड़ी, बहुत ही बुरी और बहुत ही पुरानी बीमारी है जिसे खत्म करना तो दूर की बात, उससे लड़ना भी आसान नहीं होगा। तो इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो और तुम सब ऊपर जाओ। पर जाते जाते बॉयल ने भी जेम्स से उल्टा सवाल पूछ लिया कि तुमने मुझसे तो बड़े हक से पूछा, पर क्या तुम इलाज न कर पाने पर पैसे वापस करते हो? जेम्स अपना सा मुंह लेके चुपचाप ऊपर चल दिया। उनके जाते ही बॉयल ने क्रिस्टल पकड़ के अपना काम शुरू कर दिया और ऊपर मिसेस क्रोन ने लोहे वाला गेट बंद कर दिया जो जरूरी था। नीचे से मिशेल के चिल्लाने की आवाज आई तो मेसन तो अपने कान बंद करके बैठ गया, लेकिन जेम्स को बड़ी बेचैनी हो रही थी, इसलिए वो गेट खोलकर नीचे पहुंच गया। उसके पीछे मेसन भी भागा और नीचे जाते ही उन दोनों के हाथ पैर फूल गए क्योंकि सामने बॉयल लिटरली बीमारी से लड़ रहा था, एक बड़ी बुरी बहुत पुरानी बीमारी से। अब अपनी आंखों से देखने के बाद जेम्स को यकीन हो गया कि बॉयल ने जो बोला था सच बोला था। क्रिस्टल की मदद से वो बीमारी को फिजिकल मैनिफेस्टेशन के रूप में मरीज के अंदर से बाहर निकालता है और उससे लड़के उसे मारता है। तभी उसने बोला था जिस दिन फेल हुआ उस दिन मरीज भी खत्म और मैं भी। और यहाँ पे वही दिक्कत हो गई। उन दोनों के नीचे आने से बॉयल का ध्यान बढ़ गया, जिसका फायदा उठाकर बीमारी ने एक ही बार में उसे कमजोर कर डाला। बीमारी ने उसे कस के जकड़ लिया था, जिससे उसकी बॉडी चूर चूर होने लगी। वो बिल्कुल भी लड़ने लायक नहीं बचा। तो उसे छोड़कर बीमारी बढ़ गई जेम्स और मेसन की तरफ। तो बॉयल ने जल्दी से अपने गले से वो क्रिस्टल निकाल कर उसकी तरफ फेंका, पर उससे पहले ही वो बीमारी फटाफट भाग के वापस मिशेल के अंदर घुस गई। जेम्स की वजह से बनता हुआ काम बिगड़ गया, इसलिए मेसन उसे धमकी देने लगा कि अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बॉयल ने कहा कि बुखार वापस आपकी बेटी के अंदर जा चुका है, लेकिन अभी भी एक मौका है। उसने मेसन को मिसेस क्रोन के साथ वापस ऊपर भेज दिया, लेकिन जेम्स को रोके रखा। जेम्स के साथ उसने सीधी बात की कि मैं मर रहा हूँ और वो बच्ची भी, और इसका पूरा ब्लेम तुम्हें जाता है। बातें तो तुम बड़ी हिम्मत वाली करते हो, अब साबित करने का टाइम है कि तुम्हारे अंदर सच में हिम्मत है। तुम्हें अपनी गलती को ठीक करना होगा, उस बच्ची की जान बचानी होगी। जेम्स ने पूछा कैसे? तो बॉयल ने बस क्रिस्टल की तरफ इशारा कर दिया, मतलब कि अब तुम्हें उस बुखार से लड़ना होगा, उसे वापस बाहर बुलाकर। बस तभी जेम्स के पसीने छूट गए कि ये मेरे बस का रोग नहीं है। वो भागकर ऊपर जाने लगा बंदूक लाने के लिए, तो बॉयल ने उसे बताया कि बीमारी से सिर्फ हाथों से ही लड़ा जा सकता है, अगर तुम नहीं लड़ोगे तो बच्ची नहीं बच पाएगी। काम तो बहुत मुश्किल था, पर मिशेल के बारे में सोचकर जेम्स लड़ने के लिए राजी हो गया। उसने क्रिस्टल उठाया और पूछा कि इसे पहनूं कैसे, इसकी चेन तो टूटी पड़ी है। बॉयल ने कहा इसे गले में डाल के टूटे हुए एंड्स को टच कर दे, और ऐसा करते ही वो क्रिस्टल अपने आप जेम्स के गले में फिट हो गया। फिर बॉयल ने उसे भी एक घूंट लगवा दिया। तब वो समझा कि बॉयल ये काम सोबर होके क्यों नहीं करता, वो तो उस बीमारी को देख के भी समझ ही गया था। खैर सबसे आखिर में बॉयल ने जेम्स को सबसे वैल्यूएबल जानकारी दी कि ये बुखार बड़े और स्ट्रॉन्ग जरूर होते हैं, लेकिन नासमझ और अजीब होते हैं। अटैक करना तो जानते हैं, लेकिन खुद को डिफेंड करना नहीं जानते, और यही उनकी कमजोरी है। बल्कि इस वाले बुखार का तो एक हाथ बॉयल ने इंजर्ड भी कर रखा है, तो जेम्स को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर ये समझदारी दिखाएगा तो, वरना ये भी शट डाउन हो जाएगा। जेम्स मिशेल के पास जाकर बैठ गया और वैसा ही करने लगा जैसा जैसा बॉयल ने बताया कि क्रिस्टल अपने हाथों में पकड़ो, वो वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करे तो समझो बीमारी आसपास है, और जितना ज्यादा वाइब्रेट करे समझो उतनी बड़ी बीमारी है। फिर एक हाथ में क्रिस्टल पकड़ो और दूसरे को बच्ची के पैरों से सर तक लेके जाओ, फिर आंखों के बीच में टैप कर दो। ऐसा करते ही बीमारी एकदम से बाहर आ गई और फिर शुरू हुआ मुकाबला। बीमारी ने आते ही जेम्स का चश्मा उड़ा दिया, यानी पहले उसे वीक कर दिया, और बीमारी के आते ही जेम्स बॉयल की बताई सभी बातें भूल चुका था, जिस वजह से बीमारी उस पर हावी हो रही थी। पर आखिर में वो संभला और चालाकी दिखाते हुए उसने बीमारी को कमजोर कर दिया। फिर मौका मिलते ही उसे पटक के ऐसा भींचा कि वो निपट गई। बीमारी खत्म और मिशेल एकदम ठीक। अब काम पूरा हो चुका था, इसलिए जेम्स उस क्रिस्टल को उतारने लगा, लेकिन वो उतर नहीं रहा था। तब बॉयल ने उसे सबसे मेन बात बताई कि अब ये क्रिस्टल नहीं उतरेगा जब तक तुम मरने वाला नहीं होगा तब तक। बॉयल मरने वाला है इसलिए तो इस क्रिस्टल को उतार पाया, वरना अपनी जान दांव पे लगा के अब तक ये काम करता ही क्यों। एक बार क्रिस्टल को चुन लिया तो ना चाहते हुए भी मरते दम तक ये काम करना ही होगा। अगर नहीं करोगे तो क्रिस्टल तुम्हें धीरे धीरे मिटाता रहेगा। इसलिए हर टाइम शराब है, इसलिए फीस इतनी हाई है, और कोई जोर तो चलता नहीं, तो कम से कम कैसे भी करके
करके खुद को खुश रखो। बॉयल को मरने का कोई मलाल नहीं है क्योंकि उसके मुताबिक उसकी लाइफ का जितना प्राइस है वो कमा चुका है। अगर फ्री में ये काम करता तब मलाल रहता कि फोकट में मर गया, पर जेम्स चाहे तो फ्री में भी कर सकता है, वो तो अपने अपने ऊपर बात है। हर एक की फुलफिलमेंट अलग है, लेकिन काम तो उसे करना ही पड़ेगा। मेसन तो कब का अपनी बेटी को लेके जा चुका था और इतने में एक और मरीज आ गया जिसकी बीमारी से जेम्स को लड़ना ही होगा अभी के अभी। चाहे 1 घंटे में 10 मरीज आए, जेम्स को सबका इलाज करना होगा, वरना क्रिस्टल इसे जीने नहीं देगा। यह है एक फीवर मैन की लाइफ जिसे जेम्स गाली दिया करता था, पर अब उसे खुद जीनी होगी, खुद धूल मिट्टी के बराबर बनना होगा। मिसेस क्रोन ने उसे भी एक पैग ला के दे दिया और हम देख पाए कि मिसेस क्रोन भी इस काम से ट्रॉमेटाइज्ड है। बॉयल ने शराब पीते पीते जेम्स के सामने ही दम तोड़ दिया और जेम्स शराब पीने लगा अगली बीमारी से लड़ने के लिए। इसी के साथ ही एपिसोड हुआ खत्म। मैंने पहले ही बोला था मॉन्स्टर्स इसमें एक से एक देखने को मिलेंगे। पूरा लुक और मेकअप वगैरह सब खतरनाक, बहुत ही जबरदस्त एपिसोड था। शो की ओपनिंग हो तो कुछ इस तरह से हो तभी इंटरेस्ट बनता है जैसे सबका बन ही गया होगा। सेकंड एपिसोड का नाम है हॉलिस हाउस। ये कहानी है बच्चों के फेमस टीवी शो हॉलिस हाउस की, जिसमें मेन कैरेक्टर है हॉली नाम की एक बड़ी सी डॉल, जिसे बनाया है कैथरीन ने। और शूटिंग के टाइम कैथरीन खुद उसे कंट्रोल करती है, हाथ पैर में डिवाइसेस पहन के। वो हॉली को चलाती है और उसकी आवाज भी देती है। हॉली के अलावा शो में है अर्ली बर्ड, जिसका रोल करती है स्कारलेट। उनके अलावा माइक द मेलमैन, जिसका रोल करता है कैथरीन का बॉयफ्रेंड लैनी। और शो का डायरेक्टर है नील, जो हर टाइम पूरी तरह से सेट पे इन्वॉल्व रहता है। इस शो को चलते हुए 4 साल हो चुके हैं और सभी को इस शो से लगाव है, खासकर कैथरीन को। इस शो ने ही उसकी लाइफ बदली और साथ में हॉली ने भी, इसलिए हॉली के साथ समझो उसका अटूट रिश्ता है। एक दिन वो एक एपिसोड शूट कर रहे थे जिसमें हॉली का जन्मदिन था और उसे माइक को केक खिलाना था, मगर कैथरीन ने हॉली के मुंह से ये बुलवा दिया कि माइक केक से दूर हटो, जिससे वो पूरा टेक खराब हो गया। उन्होंने रीटेक लिया तो इस बार कैथरीन ने केक लैनी के मुंह पे मार दिया, जो किसी को भी समझ नहीं आया। उससे पूरे दिन का शूट ही बिगड़ गया और कैथरीन ने बोल दिया कि मैं भावनाओं में बह गई थी। पर असल बात ये निकली कि कैथरीन प्रेग्नेंट है और बच्चे का बाप है लैनी, इसलिए उस पे खुंदस निकाल रही थी। मगर लैनी ने ये खबर सुनकर सीधा ही उससे शादी के लिए पूछ लिया, जिसके लिए कैथरीन श्योर नहीं थी। वो बच्चे के लिए शो को छोड़ना नहीं चाहती थी, हॉली को छोड़ना नहीं चाहती थी। तो पूरा फैसला लैनी ने उसी के ऊपर छोड़ दिया कि जो तुम्हें ठीक लगे मैं उसमें तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। इसके बाद लैनी हॉली के साथ मस्ती करने लगा कि तुम्हारी छोटी बहन आने वाली है, और ये सुनकर कैथरीन ने हॉली के हाथों लैनी के मुंह पे चांटा मरवा दिया। कैथरीन प्रेग्नेंट है ये बात नील तक पहुंच गई तो नील ने खुद आके कैथरीन को समझाया कि 4 साल एक शो के लिए बहुत होता है, अब तुम्हें शो छोड़ के अपने लिए जीना चाहिए। बच्चा आएगा तो एक नई ही लाइफ शुरू हो जाएगी तुम्हारी। पर कैथरीन बच्चे को लेके सीरियस है ये लग नहीं रहा, क्योंकि वो धड़ाधड़ बियर पिए जा रही है। शाम तक उसने अच्छी खासी बॉटल्स गटक ली थी। फिर जब जाने की बारी आई तो हॉली उसे बोली घर मत जाओ, यही घर है। कैथरीन को यकीन नहीं आया कि ये हुआ क्या। हॉली ने उससे बात की और गर्दन भी हिलाई। कैथरीन जल्दी से जाके स्कारलेट को बुला के लाई ताकि वो भी ये देखे, लेकिन उसके सामने हॉली ने एक शब्द भी नहीं बोला। कैथरीन कह रही थी कि हॉली नहीं चाहती मेरा बच्चा हो। ये सुनकर स्कारलेट उसे अपने साथ चिल कराने ले गई और हमने देखा कि उनके जाने के बाद हॉली उठ के बैठ गई। अगले दिन फिर से वही सीन शूट हुआ और इस बार हॉली ने ठीक से लैनी को केक पकड़ा दिया। तो उसके बाद नील ने लंच ब्रेक अनाउंस कर दिया, जिसे सुनते ही हॉली उन सब के ऊपर भड़क उठी। उसने नील को सुनाना शुरू कर दिया कि तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो, लेकिन ये किसी बर्ड का शो नहीं है, किसी मेल मैन का शो नहीं है, कैथरीन का शो नहीं है और किसी बच्चे का तो बिल्कुल भी नहीं है, ये हॉली का शो है। उसने सबको एक डॉल से मारना शुरू कर दिया और फिर खुद ही केक को खराब करने लगी। ये देखकर सब के सब हैरान थे कि आखिर कैथरीन कर क्या रही है, आखिर ये क्या बर्ताव हुआ। पर असल में कैथरीन कुछ कर ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कैथरीन हॉली को नहीं बल्कि हॉली कैथरीन को कंट्रोल कर रही हो। सेट पे इतना बड़ा सीन खड़ा हो गया, जिसके बाद लैनी ने कैथरीन को साफ बोल दिया कि मुझे तो एक दूसरा शो मिल रहा है, अब मैं और ये बकवास शो नहीं करूंगा। तभी कैथरीन उसे बोल पड़ी कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ और बच्चे के लिए भी, मैं भी इस शो को 1 हफ्ते के अंदर छोड़ दूंगी। ये सुनकर लैनी भी खुश हो गया। फिर कैथरीन चली गई अपने वकील के पास फोन करने और लैनी पहुंच गया हॉली के पास उसे फिर से चिढ़ाने कि अब तो तेरा शो बंद हो जाएगा, तुझे कोई नहीं पूछेगा। पर हॉली उसे उल्टा जवाब देने लगी, जबकि कैथरीन वहां पे थी ही नहीं। हॉली को कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा था। लैनी को समझ पाता उससे पहले हॉली ने उसे कैंची से स्टैब करना चालू कर दिया। स्टैब करते करते उसकी गर्दन तक घूम गई, पर उसने रुकने का नाम नहीं लिया। सबको खुशखबरी देने के बाद कैथरीन लैनी के पास पहुंची, लेकिन लैनी उसे मिला नहीं। उसकी जगह हॉली मिली, जो कह रही थी कि मुझे छोड़ के मत जाओ, और कैथरीन को वो मॉमी कह के बुला रही थी। अब कैथरीन को अपने ऊपर ही डाउट होने लगा था।
उसे लग रहा था कि उसका दिमाग खराब हो चुका है। वो हॉली को चुप होने के लिए बोल रही थी, लेकिन हॉली चुप नहीं हुई। हाँ, पर जैसे ही बाकी क्रू मेंबर्स आए वो अपने आप चुप होके बैठ गई। फिर अगला सीन शूट होने लगा जिसमें बर्ड को खजाना ढूंढना था, और खजाना तो उसे मिला नहीं, पर लैनी की लाश जरूर मिल गई, जिसे देख के सबकी लैनी दैनी हो गई। पर हॉली बहुत खुश हो रही थी। वो कह रही थी कि ये तो चला गया मॉमी, अब क्या हम दोनों साथ में खेल सकते हैं। वो कैथरीन की तरफ आ रही थी और लैनी को मरा देख के कैथरीन का दिमाग भी खराब हो चुका था, तो उसने खुद ही हॉली की गर्दन मरोड़ के उसका सर अलग कर दिया। लेकिन वो फिर भी बोले जा रही थी, तो मार मार के उसके सर को फोड़ डाला ताकि उसकी बातें और ना सुननी पड़े। और इस बीच हम हॉली की चीखें भी सुन पाए। इसके बाद हम कैथरीन को हॉस्पिटल में देखते हैं उसकी बच्ची के साथ। स्कारलेट और नील उसकी बच्ची को देखने आए हुए थे और वो दोनों बताते हैं कि उन्हें नया शो मिल चुका है। कैथरीन को गुड बाय बोलकर वो चले गए और उनके जाते ही उसकी बच्ची उससे बातें करने लगी हॉलीज हाउस शो के बारे में, क्योंकि वो उसी का शो था। उसकी बच्ची खुद को हॉली बता रही थी, जबकि इतना छोटा बच्चा बोल ही नहीं सकता। तभी तो कैथरीन हॉस्पिटल में है, मेंटल हॉस्पिटल में। हॉली का सर फोड़ के उसे खत्म कर दिया, पर बच्चे के रूप में वो फिर से आ गई, मतलब कैथरीन के दिमाग में। ये था सेकंड एपिसोड। एंड में कैथरीन पागल हो गई, ये बात तो कंफर्म है, पर मेन सवाल यह है कि हॉली क्या सच में थी या फिर कैथरीन के दिमाग की उपज थी। हमने शुरू से देखा कि कैथरीन ने अपने ही दिमाग में हॉली की एक अलग आइडेंटिटी बना ली थी जब उसका जन्मदिन था और केक वो देना नहीं चाहती थी वो सब। फिर कैथरीन को पसंद नहीं था कि कोई भी हॉली के साथ छेड़छाड़ करे, क्योंकि वो उसे अपनी बच्ची मानती थी। तो जब सच में एक बच्ची की माँ बनने की बारी आई तब कैथरीन परेशानी में पड़ गई, क्योंकि फिर उसे हॉली से मुंह मोड़ना पड़ता। शायद वहां से उसके दिमाग में टसल शुरू हुई थी। जो उसके अंदर हॉली वाली आइडेंटिटी थी वही उससे शिकायत करने लगी थी और वही अपना वजूद बचाने के लिए चीजें कर रही थी, जैसे लैनी को रास्ते से हटाना जो उसकी माँ को उससे दूर कर रहा था। एक तो कम्प्लीटली साइकोलॉजिकल एंगल है, पर दूसरा सुपरनैचुरल भी है, क्योंकि कई बार हमने ये देखा कि हॉली को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था, फिर भी वो बोल रही थी, चल रही थी, किसी की जान ले रही थी। ये हमने कई बार देखा कि सबके सामने वो बोल रही थी जबकि कैथरीन एकदम चुप खड़ी थी। तो एक ये वाला भी एंगल है कि डॉल के अंदर सच में कोई स्पिरिट आ गई थी जो खुद को हॉली मानने लगी थी 4 साल उसमें रहकर। कैथरीन को उसने माँ मान लिया था, इसलिए उसका पीछा छोड़ा नहीं, उसकी बच्ची के तौर पे जन्म ले लिया उसके साथ रहने के लिए। दोनों एंगल मैंने आपको बता दिए, लेकिन एक शातिर एंगल भी है। क्या पता ये सब एक सोचा समझा प्लान हो शो को बंद करवाने का। कैथरीन हॉली को कई जगहों पे कंट्रोल नहीं कर रही थी, पर क्या हो अगर कोई और कर रहा हो। नील ने कैथरीन को आके सलाह दी थी कि शो छोड़ दे, अब अपने लिए जी। और एंड में जब नील और स्कारलेट उससे मिलने पागल खाने पहुंचे तब उन दोनों ने बताया था कि हमें एक नया शो मिल चुका है। वो तभी तो मिला जब हॉलीज हाउस खत्म हुआ, जो कि बच्चों का नंबर 1 शो था। उन्हें कहीं और से ज्यादा पैसे मिल रहे होंगे, पर वो जा नहीं सकते थे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, या फिर उन्हें बच्चों वाले शो में फंसे नहीं रहना होगा, क्योंकि जैसा कि आपने देखा स्कारलेट और नील दोनों का शूटिंग के टाइम बुरा हाल हुआ रहता था। इसलिए ये सारे ट्रिक खेलकर उन्होंने शो ही बंद करवा दिया और करियर में आगे बढ़ गए। इस प्रोसेस में कैथरीन के साथ बहुत गलत करना पड़ा, जिसका उन्हें गिल्ट भी है, तभी तो उससे मिलने आ रहे हैं। पर बाहर की दुनिया में जाते ही बस सफलता दिखेगी। ये मेरी थ्योरी है कि उन्होंने कैथरीन को पागल किया, हॉली को जिंदा दिखा के और लैनी को हॉली के हाथों मरवा के। आपको जो एंगल ठीक लगे वो बता देना। थर्ड एपिसोड का नाम है न्यूयॉर्क हनी। ये कहानी है मैरिड कपल जी और एमराल्ड की, जो अपने ऊपर वाले पड़ोसी डॉक्टर होमर से बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे, क्योंकि वो जब देखो तब लाउड म्यूजिक चला के रखता है, जैसे कि अभी आधी रात में। नाइस बनने के चक्कर में अब तक वो कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन अब बस बहुत हो गया। गुस्से में जे ऊपर पहुंचा डॉक्टर होमर को समझाने, और जाके वो देखता है कि होमर ने तो अपने फ्लैट को बिल्कुल जंगल में बदल रखा था। उसने सब्जी से लेके फल फूल तक सब कुछ उगा रखा था, पर सबसे मेन था शहद, जिसके लिए उसने ढेर सारी मधुमक्खियां पाल रखी थी। और उसका कहना था कि इन मधुमक्खियों को लाउड ऑपरा म्यूजिक पसंद है, इसलिए मैं चला के रखता हूँ, उससे इनका स्वभाव थोड़ा अच्छा बना रहता है। ये सब सुनकर जे उसका, उसकी बीस का और उनके शहद का मजाक बनाने लगा। तब होमर ने उसे थोड़ा सा शहद चखाया, जिसे चखते ही वो उसका दीवाना हो गया। वो बोला अभी चेक ला के देता हूँ, पर एक डब्बा लेके जाऊंगा। लेकिन होमर ने कहा कि इतना शहद है ही नहीं कि मैं बेचूं, ये बेचने के लिए नहीं है। तब जे उसे ब्लैकमेल करने लगा कि अब से तू हर शाम को मुझे एक डब्बा शहद दे के जाएगा, वरना मेरी इतनी जान पहचान है कि तेरा ये सारा ताम झाम इस फ्लैट से फिकवा के तुझे बेघर कर दूंगा। कुछ इस तरह होमर को डरा के जे जबरदस्ती उसका पार्टनर बन गया, और जो शहद वहां पे रखा था उसे उठा के अपने साथ ले गया एमराल्ड को टेस्ट करवाने। और हाँ, अब उसने लाउड म्यूजिक चलाने की खुली छूट दे दी कि जितना तेज चलाना है चला, बस शहद आते रहना चाहिए। एमराल्ड को शहद टेस्ट करवाया तो वो भी फैन बन गई। पर शहद चाटने के बाद एक खास चीज ये हुई कि उन दोनों का ही मूड रोमांटिक हो गया, जिससे जे को पता चला कि ये शहद सेक्सुअल डिजायर बढ़ाता है, यानी इसकी सेल बहुत अच्छी होगी। अब हर शाम उसके पास एक डब्बा शहद आने लगा, और धीरे धीरे करके
उसने आगे बेचना शुरू कर दिया। बड़े बड़े लोगों के साथ उसकी जान पहचान थी, बस उसी की बदौलत वो मोटा पैसा कमाने लगा। एक डब्बे का जितना चाहे उतना रेट वसूल था, जिसमें से होमर को चवन्नी भी ना मिलती। अमीर लोग मुंह मांगे पैसे दे रहे थे और सेल जो है वो कई देशों तक फैल चुकी थी। एक महीने बाद जे होमर से मिलने पहुंचा उसे कुछ पैसे देने के लिए, लेकिन होमर ने पैसे लेने से साफ मना कर दिया और वो जे को बाहर से भगा रहा था। उसने ये तक बोल दिया कि अब से तुझे और शहद नहीं मिलेगा, चाहे तू मुझे यहाँ से बाहर निकलवा, चाहे कुछ कर। और ये सुनते ही जे परेशान हो गया। उसका बिना मेहनत का बनाया हुआ एम्पायर ढह रहा था। तभी अंदर से एक लेडी निकल के आई जिसका नाम था डेजरे, एक प्राचीन नाम। होमर ने बताया कि मेरी नई एसोसिएट है। डेजरे ने जे के हाथ से पैसे ले लिए और जैसे ही वो पीछे गई मधुमक्खियां बहुत ज्यादा आवाज करने लगी। जे बोला कि 20 को तेरी नई साथी बहुत पसंद है। तो होमर बोला कि उसके बारे में कुछ भी उल्टा मत बोलो, वो मेरी होने वाली वाइफ है, इसलिए अब से तू मेरा कोई जबरदस्ती का पार्टनर नहीं, अब से सारा शहद हम अपने लिए रखेंगे। पर जब होमर ये बात बोल रहा था उसी टाइम डेजरे ने शहद का एक बड़ा जार ला के जे को पकड़ा दिया और ये भी बोल दिया कि और चाहिए होगा तो जब चाहे तब आके ले जाना। अब जे के फ्लैट में भी बहुत सारी मधुमक्खियां मंडराने लगी थी जिनसे एमराल्ड को दिक्कत थी। उसने तो एक बड़ा सा बग स्प्रे मंगवा लिया था, लेकिन जे एक भी बी को मरने नहीं दे सकता, वरना शहद में कमी हो जाएगी और प्रॉफिट घटेगा। शहद की सप्लाई और बढ़े उसके लिए जे ने होमर और डेजरे को डिनर पे बुलाया हुआ था उनसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि वैसे भी जब से डेजरे आई है तब से शहद लगभग 50% ज्यादा बनने लगा है, तो क्या पता और ज्यादा हो सके, आखिर करोड़ों का मामला है। वो दोनों वैसे कभी घर से बाहर निकलते नहीं, पर जैसे तैसे जे ने उन्हें राजी कर लिया। लेकिन जब दरवाजा खोला तो देखा कि डेजरे अकेली आई थी और एमरल्ड तो उसे बस देखती रह गई। वो ये भी देखती रह गई कि डेजरे जे से कितना चिपक रही थी और बदले में जे भी। उनके बीच ऐसा कनेक्शन है ये एमरल्ड को आज पता चला। डेजरे जे के लिए नए शहद का पहला बैच लेकर आई थी जो खास ऑर्किड के नेक्टर से बना हुआ था। उसने जे को टेस्ट करवाया और उसके साथ रोमांस करने लग गई, पर जे इससे कतरा रहा था क्योंकि अगर होमर को पता चल गया तो शहद की सप्लाई कट जाएगी। पैसे से ऊपर इस टाइम कुछ भी नहीं। पर डेजरे भी पूरा मन बना के आई थी, इसलिए तो उसने ये नया शहद टेस्ट करा दिया, क्योंकि फिर जे ज्यादा देर तक खुद को काबू में नहीं रख पाएगा। जे ने एमरल्ड को होमर के लिए खाना लेकर ऊपर भेज दिया था, जहाँ पे होमर ने उसे बताया कि जे और डेजरे का कुछ चल रहा है, इस टाइम नीचे वो दोनों बिजी होंगे। एमरल्ड बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई गलत फहमी है, जबकि एमरल्ड खुद अपनी आंखों से देख के आई है। फिर भी होमर ने उसे बताया कि ये जगह मैंने सिर्फ डेजरे के लिए बनाई थी, लेकिन उसने मुझे कभी वैसे देखा ही नहीं जैसे वो जे को देखती है। होमर एमरल्ड को अपनी मधुमक्खियों के बारे में बताने लगा कि ये एक परफेक्ट सोसाइटी है, ये सब अपनी क्वीन को वर्शिप करते हैं और जब क्वीन का प्यार करने का मन करता है तो वो अपने लिए एक लवर चूज करती है जिसके साथ वो आसमान में जाकर मीटिंग करती है और फिर उसका लवर मर जाता है, वो उसे मरता हुआ देखती है। एमरल्ड बोली क्वीन के तो मजे हैं, तो होमर बोला डेजरे मेरी क्वीन है, मैं भी उसके लिए मर जाऊंगा अगर मुझे वो खास मोमेंट नसीब हो, लेकिन वो मुझे चाहती नहीं, वो चाहती है जे को। एमरल्ड उसकी बातों पे हंसते हुए नीचे आ गई और आके वो देखती है कि जे डेजरे के पैर चाट रहा था। ये देखकर एमरल्ड गुस्सा हो गई और डेजरे को बुरा भला बोलने लगी, भला नहीं सिर्फ बुरा, और उसने बग स्प्रे उठा लिया डेजरे के ऊपर फेंकने के लिए। लेकिन उससे पहले डेजरे ने बीज को बुला लिया। बीज अपने हाइव से निकली, पहले होमर को निशाना बनाया और फिर नीचे आके एमरल्ड को डंग मार मार के खत्म कर डाला। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि डेजरे ही क्वीन बी है, जिसके इशारों पे बाकी बीज काम करती है। और जैसा कि होमर ने बताया था, जब क्वीन को प्यार करना होता है तब वो अपने लिए एक लवर चुनती है, जो कि डेजरे ने चुना है जे को। फिर उस लवर को आसमान में ले जाती है जहाँ पे दोनों मीटिंग करते हैं और उसके बाद लवर मर जाता है। क्वीन उसे मरते हुए देखती है तो डेजरे भी जे को बालकनी में ले गई, जहाँ पे वो ट्रांसफॉर्म हुई अपने असली रूप में, इच्छाधारी मधुमक्खी। असली रूप में आने के बाद वो जे को उड़ा के ऊपर ले गई, जहां से उसको चूस के उसने नीचे फेंक दिया और फिर उसे देखती रही। शायद ऐसे फ्री में नहीं बनता, खून पसीना लगता है, महक मधुमक्खी कह दें। इसी के साथ ही एपिसोड हो गया खत्म। तो आप समझे कि होमर ने अपने फ्लैट में जंगल इसलिए बनाया था ताकि क्वीन भी उसके पास आ सके। मधुमक्खियां उसने शहद के लिए नहीं पाली थी, उसे बस क्वीन बी को रिझाना था ताकि क्वीन उसे अपना लवर चुने, जो कि वो चुन भी लेती अगर जे बीच में ना आता। क्वीन के साथ एक मोमेंट बिताने के लिए वो मरने को भी तैयार था, और मरना तो उसे पड़ा है लेकिन मोमेंट के बिना। 4th एपिसोड का नाम है द वैम्पायर हंटर। कहानी है अर्नेस्ट नाम के एक बूढ़े वैम्पायर हंटर की, जो कि रिटायर होने जा रहा है और रिटायर होने के बाद उसका प्लान है दुनिया घूमने का। लेकिन उसका नेफ्यू जैक नहीं चाहता कि वो रिटायर हो। वो अर्नेस्ट को मना ही रहा था कि तभी उनके पास उनकी मेड मिसेस हैगर्टी आ गई, जिन्होंने बताया कि मौरा नाम की लड़की आपसे मिलने आई है। जैक को लगा कि हर बार की तरह कोई बूढ़ी औरत होगी, लेकिन वो निकली एक जवान लड़की, जिसे जैक देखता ही रह गया। मौरा का कहना था कि एक वैम्पायर उसके भाई का खून पी रहा है, जिस वजह से उसका भाई कुछ बदल चुका है। डे लाइट में बाहर नहीं निकलता, अब चर्च में नहीं जाता
और क्रॉस देख के घबरा जाता है। अब अर्नेस्ट किसी पे भी ऐसे भरोसा नहीं करता। वो मोरा से सवाल करने लगा और उसने मोरा को चेक भी किया। उसकी गर्दन देखी जिसपे दांतों के निशान नहीं थे, यानी वो खुद वैम्पायर का शिकार नहीं है, और मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन भी दिखाई दे रही थी, यानी वो खुद वैम्पायर नहीं है। मोरा उसे कह रही थी कि ऐसे ही मेरे भाई को चेक करो मेरे साथ घर चल के, मगर अर्नेस्ट ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, जो कि जैक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अर्नेस्ट को मोरा की बातों में कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन जैक को कुछ समझना नहीं था। वो सीधा ही अर्नेस्ट को डरपोक बोल के चला गया। रात में अकेला बैठ के मोरा के ही बारे में सोच रहा था कि बेचारी कितनी सुंदर, अरे नहीं, बेचारी कितनी परेशान होगी। बस तभी मोरा फिर से आ गई। वो बोल रही थी मेरे भाई ने सभी सर्वेंट्स को घर भेज के खुद को बेसमेंट में बंद कर लिया है। आज रात वैम्पायर उसे खत्म कर देगा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जैक बोला अभी अंकल को बुलाता हूँ, पर मोरा ने उसे रोक दिया। वो बोली कि तुम्हारे अंकल मेरी मदद नहीं करेंगे, अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। बस ये सुनकर जैक फदूल गया, खुद को हीरो समझने लगा और सामान जमा करके चल दिया वैम्पायर का सफाया करने। मोरा उसे एक किले में ले गई और वहां पहुंच के उसे पता चला कि अंकल का शक सही था। मोरा का कोई भाई ही नहीं है, वो चार्ल्स नाम के पुराने वैम्पायर के लिए काम कर रही है। उसी के कहने पर पहले अर्नेस्ट को लेने गई थी, और जब अर्नेस्ट नहीं आया तो जैक को ले आई, क्योंकि जैक के पीछे अर्नेस्ट जरूर आएगा। जैक को अब भी लग रहा था कि वो वैम्पायर को मार सकता है, पर चार्ल्स ने एक ही झटके में उसका वहम दूर कर दिया। चार्ल्स ने बताया कि अर्नेस्ट ने सालों पहले उसका चेहरा खराब कर दिया था, जिसका वो बदला लेना चाहता है। इसी बात के दम पे खुद को बेचारा बताकर उसने मोरा को पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया हुआ है, जिसके चलते वो उसका साथ दे रही है। मोरा उसे कह रही थी कि जैक को कोई नुकसान मत पहुंचाना, इसके अंकल के साथ भले जो चाहे वो कर लेना, पर चार्ल्स ने उसकी एक ना सुनी। वो उसके सामने ही जैक का खून पीने लगा, जो मोरा की ही मदद के लिए आया था। फिर भी मोरा की आंखों पे बंधी पट्टी खुली नहीं। चार्ल्स ने उसे एक ये भी चूरन दे रखा था कि काम पूरा होते ही मैं तुझे भी अपनी तरह अमर बना दूंगा। 2 दिन बाद अर्नेस्ट घर वापस लौटा। मोरा के बारे में जांच पड़ताल करके तो आती मिसेस हैगर्टी ने उसे बताया कि जैक 2 दिन से लापता है। बस तभी मोरा खुद वहां पे आ गई अर्नेस्ट को अपने साथ ले जाने के लिए, और पहले उसने अर्नेस्ट की तलाशी ली ताकि वो अपने साथ कुछ लेके ना जा सके, और उसकी गन भी छीन ली। वो अर्नेस्ट को बिना बात की हेट दे रही थी, जो कुछ चार्ल्स ने उसके दिमाग में भरा था उसकी वजह से। पर अर्नेस्ट ने एक बात उसे साफ बता दी कि वो वैम्पायर तेरा कोई दोस्त नहीं है, ना ही तुझे कुछ देगा। वो तेरा मास्टर है और मास्टर ही बन के रहेगा, चाहे कितने ही तुझे सपने दिखा ले। मोरा उसे भी किले में ले गई, जहाँ पे चार्ल्स उसे देख के कहने लगा कि आज मैं तुझे मार दूंगा। तो अर्नेस्ट ने उसे ऐसा जवाब दिया कि उसकी जड़ें हिल गई। अर्नेस्ट बोला कि मौत की धमकी तू दे रहा है, जो सुबह होने से पहले डर के मारे एक डब्बे में छुप जाता है। ये सुनकर चार्ल्स उस पे गुस्सा उतारने लगा, तो उसे पीछे करके अर्नेस्ट बोला कि जैक कहाँ पे है, पहले उसे जाने दे। पर चार्ल्स बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जैक का सारा खून वो पी चुका। अर्नेस्ट मोरा को समझा रहा था कि तू जैक को लेके यहाँ से निकल जा, ये वैम्पायर सिर्फ तेरा यूज करता रहेगा, तो इसके चंगुल से निकल जा। अर्नेस्ट ने उसका मास्क उतार के मोरा को उसका असली चेहरा भी दिखा दिया, जिससे चार्ल्स को इतना गुस्सा आया कि फिर उसने अर्नेस्ट को उसका नेफ्यू दिखा दिया डेड। जैक की ऐसी हालत देखते ही अर्नेस्ट ने वहां लगा लकड़ी का लीवर तोड़ा और सीधा चार्ल्स के ऊपर टूट पड़ा, लेकिन चार्ल्स उस पे भारी पड़ रहा था। तब उसका साथ दिया मोरा ने, गले में गोली मार के मोरा कर दिया। फिर दोनों ने साथ मिलकर काम किया, जिसके चलते अर्नेस्ट चार्ल्स के दिल में स्टेक घुसाने में कामयाब रहा। मरते मरते चार्ल्स बोल रहा था कि मुंह पे मास्क लगा दो, तो अर्नेस्ट ने लात मार के स्टेक पूरा ही अंदर घुसा दिया कि जल्दी मर। फिर मोरा ने अर्नेस्ट से माफी मांगी, तो अर्नेस्ट ने उसे गले लगा लिया, और इसी के साथ ये एपिसोड हुआ खत्म। फिफ्थ एपिसोड का नाम है माई ज़ॉम्बी लवर। ये कहानी एक ऐसे टाउन में बेस्ड है जिसमें साल में एक रात ऐसी आती है जिस रात में सभी मुर्दा फिर से जिंदा हो जाते हैं, और क्योंकि वो 1 साल बाद जागते हैं इसलिए उन्हें बहुत भूख लगी होती है, और भूख को वो मिटाते हैं इंसानी मांस खाकर। इसलिए उस रात सभी लोग अपने घरों से हथियार लेके निकलते हैं उन ज़ॉम्बिस को मारने के लिए। अब ये उस टाउन का ट्रेडिशन बन चुका है, और आज वही रात है। हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें है मॉम डैड, उनकी बड़ी बेटी डॉटी और छोटा बेटा ब्रैड। डॉटी का कोई दोस्त नहीं है, इसलिए रात में वो घर पे ही रहेगी अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हुए। डैड ज़ॉम्बिस का शिकार करने जाएंगे, साथ में मॉम भी जाएगी उन्हें चीयर अप करने, और ब्रैड भी जाएगा ज़ॉम्बी किलिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट करने। उसका कहना है कि हमें ज़ॉम्बिस को मारने का कोई हक नहीं है। एक रात के लिए ज़ॉम्बिस जिंदा होते हैं और उसमें भी हम उन्हें जीने नहीं देते। एक रात के लिए क्यों जिंदा होते हैं, कैसे होते हैं, वो किसी को नहीं पता और ना ही कोई जानना चाहता है। बस जो जैसा चल रहा है चलता रहे। डैड ने घर की सभी विंडो सील कर दी हैं ताकि डॉटी सेफ रहे। वो तीनों से बाय बोलकर वहां से चले गए। डॉटी एक खतरनाक प्यार वाली किताब पढ़ रही थी कि तभी दरवाजे पर पॉल नाम का कोई आ गया।
गया। डॉटी ने दरवाजा खोला तो उसकी चीख निकल गई क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी था जो उसके लिए गुलदस्ता लेके आया हुआ था। डॉटी ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और फिर फोन मिला दिया ज़ॉम्बी हॉटलाइन पे, जिसमें 3 ऑप्शन थे। अगर ज़ॉम्बी आपके घर के बाहर खड़ा है तो 1 दबाएं, अगर ज़ॉम्बी घर के अंदर आ चुका है तो 2 दबाएं और अगर ज़ॉम्बी आपको खा रहा है तो 3 दबाएं। डॉटी ने 3 दबा दिया इस उम्मीद में कि उसकी अर्जेंटली मदद की जाएगी, पर आगे से जवाब आया कि लाइन पे बने रहिए, हमारे ज़ॉम्बी एक्सपर्ट जल्दी आपसे जुड़ेंगे। पर इतने में डॉटी अलग हो जाएगी, इसलिए फोन उसने रख दिया। इस बीच वो ज़ॉम्बी लगातार उसका नाम पुकार रहा था और बोले जा रहा था दरवाजा खोलो। तो डॉटी ने दरवाजा खोल दिया और वो अंदर आ गया। अब डॉटी दरवाजा बंद नहीं कर रही थी, इसलिए उसने खुद कह के करवाया। और डॉटी उसके साथ घर में बंद नहीं हो सकती थी, इसलिए वो बहाना मारने लगी कि घर में खाने पीने का कुछ नहीं है, तो मुझे 2 मिनट दो, मैं बाहर से लेके आती हूँ। पर ज़ॉम्बी ने उसे मना कर दिया क्योंकि इतनी खातिरदारी कराना अच्छी बात नहीं। वो उसे साथ लेके काउच पे बैठ गया और उससे हाल चाल पूछने लगा। वो ऐसा फ्रेंडली हुआ पड़ा था जैसे पता नहीं कब से डॉटी को जानता हो, जबकि डॉटी उसे पहचान ही नहीं रही। तब उसने बताया कि मैं पॉल निकोल्स हूँ जो फ्रेंच क्लास में तुम्हारे साथ पढ़ता था। तब जाके डॉटी को याद आया कि पॉल नाम का एक फनी लड़का था क्लास में जिसकी 6 महीने पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। जब तक जिंदा था तब तक तो कहने की हिम्मत जुटा नहीं पाया, पर मरने के बाद दोबारा मौका मिला है, इसलिए स्पेशली डॉटी को बताने पहुंचा है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और डॉटी भी अकेलेपन से जूझ रही है, इसलिए उसने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। पॉल का कान उतर के नीचे गिर गया, पर उसने चुपके से वापस लगा लिया, किसी को पता नहीं चला। फिर उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया, उसके बाद बैठ के आराम से बातें करने लगे। इस बीच पॉल को भूख तो लगी रही थी, तो जब उसने डॉटी के हाथ को चूमा तो उसका टेस्ट उसे बड़ा पसंद आया। वो कुछ ऐसा भावनाओं में बह गया कि उसके हाथ को खाना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से डॉटी ने उसे पीछे धकेला और अपने हाथ पे कपड़ा बांधा। अब पॉल उसे सॉरी बोल रहा था कि मुझसे गलती हो गई, 6 महीने से भूखा हूँ, इतना उतना तो चलता ही है। डॉटी बोलने लगी कि तुम सारे ज़ॉम्बीज़ एक जैसे होते हो, तुम्हारे दिमाग में बस एक ही चीज चलती है। पॉल बोला ऐसा नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सुन के डॉटी को अच्छा लगा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। पॉल ने पूछा कि मैं मरा हुआ हूँ इसलिए? तो डॉटी बोली नहीं, हम दोनों अलग अलग जगह पे हैं इसलिए। यानी वही बात हो गई। डॉटी ने उसके लिए दरवाजा खोल दिया कि अब तुम जाओ, पर जाने से पहले पॉल चाहता था कि वो डॉटी की ईयर बुक पे साइन करे ताकि कम से कम एक निशानी रह जाए। तो डॉटी अपनी ईयर बुक लेने चली गई और इसी बीच फैमिली आ गई वापस। घर में एक ज़ॉम्बी को देखकर जो कि जीभ घुमा रहा था और काउच पे खून और डॉटी के जूते देखकर डैड को लगा कि ज़ॉम्बी उसकी बेटी को खा गया, इसलिए डैड ने उसके ऊपर गन तान दी। पर तभी डॉटी ऊपर से आ गई और उसने डैड को रोका भी, लेकिन डैड नहीं रुके। डैड ने गोली चला दी तो डॉटी पॉल के सामने आ गई और गोली लगने से मारी गई। पॉल ने उसे काउच पे लेटाया और फिर डैड से आमने सामने बात की, जिसमें डैड बोला कि तुम लोगों से मुझे जो अंधी हेट है उसकी वजह से मैंने गोली चला दी जिसमें मेरी ही बच्ची मारी गई, जबकि ये तो कहीं भी नहीं लिखा कि इंसानों और ज़ॉम्बीज़ को एक दूसरे का दुश्मन होना चाहिए। आखिर ज़ॉम्बीज़ भी तो कभी इंसान थे। पॉल बोला कि हमारी भी गलती है, हम भी तुम लिवर्स से बिना बात के नफरत करते हैं और डरते हैं। ज़ॉम्बीज़ ने इंसानों का नाम लिवर्स रखा हुआ है। पॉल को उम्मीद है कि एक दिन ज़ॉम्बीज़ और लिवर्स एक साथ चैन से रह पाएंगे। खैर, इस बातचीत के बीच डॉटी फिर से जाग गई क्योंकि रात अभी बाकी है। डॉटी खुश थी कि वो पॉल के साथ रह पाएगी, लेकिन उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी मांस की। एक और बड़ा बदलाव ये हुआ कि जैसी ब्रैड की बहन ज़ॉम्बी बनी, वो ज़ॉम्बी से हेट करने लगा। पॉल तो डॉटी को ले जा रहा था, पर मॉम उन्हें भूखे पेट जाने नहीं दे रही थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि घर में मीट नहीं था, तो ब्रैड बोलने लगा, अब क्या पड़ोसियों को मार के लाएं तुम्हें खिलाने के लिए? निकलो यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। वो कुछ ज्यादा ही बोले जा रहा था, इसलिए मॉम ने उसे ही मीट के तौर पे पेश कर दिया और इसी के साथ ही एपिसोड हुआ खत्म। 6th एपिसोड का नाम है वेयर्स द रेस्ट ऑफ मी। ये कहानी है एक मैड साइंटिस्ट विलर्ड की, जो एक छोटे से करीबियन आइलैंड पे एक प्लांटेशन चलाता है, जिस आइलैंड पे एक डिक्टेटर का राज है और जनता उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। तो विलर्ड उस डिक्टेटर के कहने पर फ्रीडम फाइटर्स को मौत के घाट उतारता है लीथल इंजेक्शन देकर, जिससे डिक्टेटर के खिलाफ रेवोल्यूशन कमजोर होती जा रही है और बदले में विलर्ड को बॉडीज मिल जाती हैं अपने क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स के लिए। प्लांटेशन की आड़ में विलर्ड ने एक ऐसा सीरम तैयार किया है जो डेड बॉडीज को ताजा रख सकता है। जैसे विलर्ड ने एडम नाम के फ्रीडम फाइटर्स के लीडर की बॉडी को ताजा रखा हुआ है 3 साल से। डेली थोड़ा सा सीरम उसकी नसों में डाल देता है और बॉडी एकदम फ्रेश रहती है। बॉडी को वो एक फसल की तरह यूज करता है, मतलब कि एडम के ऑर्गन्स निकाल के किसी अमीर इंसान के अंदर फिट कर देता है और कुछ इस तरह खूब पैसे बनाता है। जैसे अभी उसने अपने 3 कस्टमर्स को बुला रखा है, जो एक फुटबॉल प्लेयर जिसका राइट घुटना बेकार हो गया था, तो विलर ने एडम का राइट घुटना निकाल के उसके अंदर फिट कर दिया, जिसके बाद वो पहले से भी अच्छा खेलने लगा। रेजिना नाम की सिंगर जिसका गला सिगरेट फूक फूक के खराब हो चुका था, एडम के वोकल कॉर्ड्स निकाल के उसके अंदर फिट कर दिए, जिसके
जिसके बाद उसका करियर पहले से भी ऊपर उठ गया। और जे नाम का एक डेवलपर जिसकी आंखों की रोशनी चली गई थी तो एडम की आंखें निकाल के उसके अंदर लगा दी। विलर्ड का कहना है कि जब तक एडम की बॉडी का एक एक सेल वो यूज नहीं कर लेगा तब तक उसे ऐसे अपने पास फ्रेश रखेगा। सीरम मरी हुई बॉडी को ताजा भी रखता है और अगर कोई बॉडी पार्ट किसी दूसरी बॉडी पे लगाना हो तो उसे अच्छी तरह जोड़ भी देता है। तो विलर्ड ने उन तीनों को बुलाया है उसी सीरम में इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि विलर्ड बल्क में सीरम बना के दुनिया पे राज कर सके। क्योंकि अगर एक बार ये सीरम फेमस हो गया तो दुनिया का कोई भी अमीर आदमी कभी मरेगा नहीं, गरीब के अंग नोच नोच के हजम करता रहेगा, जिससे विलर्ड हो जाएगा माला माल। इस काम में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, इसलिए तीनों राजी हो गए क्योंकि उन्होंने तो पहले खुद इस्तेमाल किया फिर विश्वास किया। जो और रजीना नीचे बेसमेंट में रईस होने का सोच सोच कर मौज मस्ती कर रहे थे, जिसमें जो का हाथ लगने से बहुत सारा सीरम बीकर में गिर गया जहां से वो जा रहा था एडम की नसों में। इतनी बड़ी गलती करके वो दोनों तो ऊपर भाग गए, लेकिन उनके जाते एडम हो गया फिर से जिंदा। जैसे तैसे रेंग रेंग कर वो ऊपर जाने की कोशिश करने लगा, अपने निकाले हुए अंग वापस लेने। ऊपर लगे हाथ वो तीनों सोच रहे थे कि आइलैंड पे आने का थोड़ा फायदा ही उठा लिया जाए। जो कह रहा था कि मुझे तो अब दूसरा घुटना भी बदलवाना है। रजीना कह रही थी कि झुर्रियां बहुत पड़ गई हैं, एक काम करो पूरी स्किन बदल दो। और जे कह रहा था कि नई आंखें लगा दो किसी जवान बच्चे की। उन्हें लग रहा था नानी के घर आए हैं। बस तभी रेंगते हुए एडम ऊपर आ गया, जिसे देखकर तीनों घबरा गए। पर विलर्ड बोला कि सीरम की वजह से इसकी बॉडी में थोड़ी बहुत हलचल हुई होगी। जो के साथ मिलकर वो उसे वापस नीचे लेटा कर आ ही रहा था कि तभी उसने पीछे से जो को दबोच लिया। ये देखकर विलर्ड सीधा ऊपर भागा और दरवाजा उसने बंद कर दिया। नीचे एडम ने दम घोट कर जो को मार डाला, फिर एक आरी से उसका पैर काट कर अपना घुटना निकाला और उसे सीरम में डुबा कर वापस अपने पैर में फिट कर लिया। ऊपर से थोड़ा सा सीरम और लगा दिया, जिससे घुटना उसी टाइम परफेक्ट काम करने लगा। तो इस बार एडम चल के ऊपर पहुंचा और उसने जान बचा के भागते हुए जे को पकड़ लिया। उसे भी नीचे लाकर उसके अंदर से अपनी आंखें निकाली और वापस अपने चेहरे में फिट कर ली। ऊपर रेजिना कह रही थी कि अब हम दो ही बचे हैं तो मुझे अब आधा हिस्सा चाहिए। वो विलर्ड को ब्लैकमेल करने लगी कि तू पूरे काम करता है, मैं तुझे एक्सपोज कर दूंगी। और ये सब बोलते हुए वो डंप जा पहुंची डंप वेटर के पास, जहां से एडम उसे भी दबोच के ले गया। और इस बार तो विलर्ड ने भी उसका साथ दिया। फिर उस डंप वेटर को कर दिया ब्लॉक। नीचे एडम ने अपना गला भी निकाल कर वापस लगा लिया। इतने में विलर्ड ने फायर प्लेस में आग लगा दी ताकि एडम चिमनी के रास्ते ना आ सके, पर वो फिर भी चिमनी के रास्ते आ गया। थोड़ा सा जलना पड़ा, पर पहले से भी तो जल ही रहा था। वो गुस्से में विलर्ड के पास आया क्योंकि विलर्ड के अंदर भी उसका एक अंग था, उसका दिल। एडम ने उसकी छाती चीर के अपना दिल वापस लिया और फिर उसे अपने अंदर फिट करके आवाज बुलंद करके वो चल दिया फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लेने। इसी के साथ ही एपिसोड हुआ खत्म। बहुत ही क्रिएटिव एपिसोड था, बल्कि सारे कुछ अलग थे और अभी तो बहुत लंबी सीरीज पड़ी है। मैंने पहले ही कहा था इस शो का आइडिया ही बहुत खतरनाक है। इसकी जितनी हाइप बना उतनी कम। इतना बड़ा पहला पार्ट आमतौर पे किसी एंथोलॉजी शो का नहीं बनता, लेकिन इसमें मटेरियल बहुत है। हर एपिसोड में देखने के लिए एक नया मॉन्स्टर। जब तक ये सीरीज चलेगी तब तक पूरा मजा आने वाला है। इनमें से आपको कौन सा एपिसोड बेस्ट लगा बताए बिना मत जाना। तगड़े रिस्पॉन्स की जरूरत है इस वीडियो पे, तो लाइक और कॉमेंट जरूर करना, तभी कुछ प्लेलिस्ट वाली बात बनेगी। बाकी अगर ऐसी और एंथोलॉजी वाली वीडियो देखना चाहो तो चैनल पे भरमार है। मूवीज हो या टीवी शो या फिर मूवीज जैसे टीवी शो सब है। तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी जरूर कर लो और इंस्टा पे फॉलो भी कर लो। और भी सीरीज हैं जो कभी भी स्टार्ट हो सकती हैं। अभी के लिए मैं चलता हूँ और आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको बाय।